जल मानव जाति को प्रकृति द्वारा दिए गए अनेकों अनमोल उपहारों में से एक है। जल यानी पानी के बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम सभी इसे रोज किसी न किसी काम में लाते हैं। जल समस्त जीवधारियों की प्यास बुझाकर उनके जीवन की रक्षा करता है, तो कहीं बाढ़ और सुनामी बनकर कहर ढाता है। दोस्तों, हम पानी के विभिन्न रूपों यानी ठोस, द्रव्य तथा भाप से बखूबी परिचित हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से पानी बनता है, पर जब उसकी उम्र तथा उसके स्थान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो यह उतना ही गैर, अबूझ और अपरिचित बन जाता है। पानी के जन्म के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है, या यूं कहें कि इसके जन्म की कहानी अभी भी रहस्य के साए में है। पानी के पृथ्वी पर जन्म को लेकर वैज्ञानिक जगत में अनेक विचार तथा परिकल्पनाएं प्रचलन में हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो थ्योरीज में बांटा गया है। पहली थ्योरी के अनुसार पानी की उत्पत्ति पृथ्वी के जन्म के साथ ही हुई है। दूसरी थ्योरी के अनुसार पानी पृथ्वी के बाहर से आया है। पहली थ्योरी के अनुसार जब सौरमंडलीय धूलकणों से पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय धूलकणों पर पहले से ही पानी मौजूद था, लेकिन यह परिकल्पना उसी स्थिति में माना जा सकता है जब यह प्रमाणित किया जा सके कि ग्रहों के निर्माण के समय की कठिन परिस्थितियों में सौरमंडल के धूलकण पानी की बूंदों को सहेजने में समर्थ थे। हाल ही में हुई रिसर्च से पता चला है कि पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर अंदर एक और समुद्र है। इस पानी का भार पृथ्वी के भार का 1.5% है। यह उतना ही है जितना विश्व के सभी समुद्रों को मिलाकर होगा, जो काफी हद तक यह साबित करता है कि धरती पर पानी पहले से ही मौजूद रहा होगा। तो कैसे हुई इस अज्ञात समुद्र की खोज? वैज्ञानिकों को ब्राजील की जोइना नदी के पास एक हीरे की चट्टान मिली थी। यह हीरा ज्वालामुखी की चट्टान के साथ पृथ्वी की सतह के ऊपर आया था। यह वैज्ञानिकों की खुशकिस्मती ही थी कि उन्हें अचानक इस नमूने में रिंगवुडाइट खनिज मिल गया। यह खनिज इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी और एक्सरे के जरिए इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया। खनिज पर किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि इसके कुल वजन में करीब 1.5% पानी है। यह मात्रा सुनने में ज्यादा नहीं लगती, लेकिन यदि हम पृथ्वी के भीतरी हिस्से में मौजूद रिंगवुडाइट की विशाल मात्रा की गणना करें तो उसमें पानी की मात्रा पृथ्वी के सारे समुद्रों में मौजूद पानी से ज्यादा बैठेगी। इससे पहले उल्कापिंडों में ही सिर्फ रिंगवुडाइट के नमूने खोजे गए थे और अभी तक पृथ्वी से इसका कोई नमूना नहीं मिला था। अब यह सवाल उठता है कि क्या धरती के गर्भ में मिले ये नमूने किसी उल्कापिंड की वजह से धरती पर आए हैं या पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद थे? दूसरी थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के जन्म के कुछ समय बाद उस पर पानी से भरपूर करोड़ों धूमकेतुओं तथा उल्कापिंडों की वर्षा हुई होगी। धूमकेतुओं तथा उल्कापिंडों का पानी धरती पर जमा हुआ और उसी से महासागरों का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती पर पानी का आगमन लगभग 400 करोड़ साल पहले हुआ है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी बहुत सूखा और बंजर रहा होगा। इसकी टक्कर किसी ज्यादा पानी वाले क्षुद्र ग्रह से हुई होगी और उस क्षुद्र ग्रह से पानी पृथ्वी पर आया होगा। हमारी आकाशगंगा में कई क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं जिनमें काफी मात्रा में पानी मौजूद है। यही क्षुद्र ग्रह दूसरे ग्रहों पर पानी की आपूर्ति करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। शोध से पता चला है कि ज्यादा पानी वाले क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल में काफी संख्या में मौजूद हैं। इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए ब्रिटेन के वॉरिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रॉबर्टो राडी कहते हैं, जब तारा अपने अंत की ओर बढ़ता है तो वह सफेद रंग के पौने तारे में बदल जाता है, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। उसका आकार भले ही छोटा होता है, लेकिन उसके गुरुत्वाकर्षण बल में कोई कमी नहीं आती है और वह अपने आसपास से गुजरने वाले उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु को अपने वायुमंडल में खींचने की ताकत रखता है। और इस दौरान हुए टक्करों से पता चलता है कि पत्थर या चट्टान किस चीज के बने हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे रासायनिक तत्व अलग अलग ढंग से रोशनी को ग्रहण करते हैं और इस प्रक्रिया से हम यह जान पाते हैं कि कौन से क्षुद्र ग्रह में चट्टान के साथ पानी मौजूद है। राडी के शोध दल ने 500 प्रकाश वर्ष दूर खत्म हो रहे तारों पर पड़ने वाले रोशनी के पैटर्न का अध्ययन किया है और इस रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि कई सारे क्षुद्र ग्रहों पर जल की मौजूदगी से महासागरों में पानी क्षुद्र ग्रहों के साथ हुई टक्कर से आया होगा। दोस्तों, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों पर भी जल उपलब्ध है। बुध ग्रह के वायुमंडल में भाप के रूप में 3.4%, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में
0.002%। पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 0.4%। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 0.03%। बृहस्पति के वायुमंडल में 0.0004% और शनि ग्रह के वायुमंडल में वह केवल बर्फ के रूप में मौजूद है। दोस्तों, ढेर सारी उपलब्धियों के बावजूद अभी तक विज्ञान जगत पानी के जन्म की गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है। पानी के जन्म की कहानी की असली चुनौती उसका जन्म कहाँ, क्यों और कैसे हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पानी के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।